जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, जब कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आपको बताया गया था कि जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम भर देते हैं ना कैपेसिटर में, प्लेटों के बीच में, तो उसकी क्या बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उसका प्रॉपर रीजन फाइंड करेंगे आज कि कैपेसिटी क्यों बढ़ जाती है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्यों भरते हैं हम कैपेसिटर में, और कैपेसिटी बढ़ जाती है इसलिए भरते हैं, तो कैपेसिटी वो बढ़ाता कैसे है, उसका फंक्शन क्या है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, वो आज समझना है। उसको समझने से पहले आप हेडिंग डालेंगे, पहले एक छोटा सा टॉपिक समझेंगे और फिर आपको वो समझाऊंगा, है ना। तो हेडिंग डालो, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। परावैद्युत कह दो या परावैद्युत पदार्थ कह दो, एक ही बात है ना, परावैद्युत का ध्रुवण। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है भाई, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है, मीडियम है जिसको हम कैपेसिटर में फिल करते हैं। जिस मीडियम को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फिल किया जाता है उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे मीका, MICA, मीका एक मटेरियल होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, और उसको हम कैपेसिटर की प्लेट के अंदर फिल कर देते हैं। तो उसका हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीनिंग क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन करूंगा, है ना। बताओ, कोई भी मटेरियल है, जनरल ले लेते हैं, कोई भी अगर कुछ भी मटेरियल है मेरे पास, तो वो किससे मिलकर बना होता है, मटेरियल किससे मिलकर बना होता है, एटम्स। एटम से मिलकर बना होता है ना। और एटम में क्या होता है, एटम किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तीन ही तो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो मैंने पता कहाँ रहता है, एटम के बारे में ही ना पता, इंटर में आ गए। इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है, तो हाँ, तो बोलो ना, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो फिर आंसर देना है ना उसका, फटाफट फटाफट, कि मैं क्वेश्चन ही पूछता रहूं बार बार एक ही। समझ गया ना। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं एटम के न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। बताओ, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, है ना, उनका मास होता है, चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल है, इसके अंदर भी तो एटम होंगे, क्योंकि ये भी तो एक मटेरियल ही है। और एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होगा और निगेटिव चार्ज भी होगा। तो देखो, मैं ऐसे बना देता हूं, मान लो ये एक मैंने एटम ले लिया, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है कोई, उसका मैंने एक एटम लिया है। तो एक एटम लिया है, तो यहाँ सेंटर पे कौन होगा इसके, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ गए ना आप, कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। और इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होगा, निगेटिव। ऐसे दिखा सकते हैं ना, मतलब सब तरफ होगा यही, यही वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, इधर से इधर रिवॉल्व करेगा। तो मतलब इसके अराउंड निगेटिव चार्ज है और सेंटर पे पॉजिटिव। ये मैंने एटम लिया है किसका,
एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, एटम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कोई भी मटेरियल लोगे सबका एटम ऐसा ही होता है ना। अब बताओ, आपको एक बात बताई गई थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं उनको इंसुलेटर भी कहते हैं। पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही चैप्टर के। सबसे पहले मैंने बताया था कि कंडक्टर क्या होते हैं, फिर मैंने बताया था इंसुलेटर क्या होते हैं, फिर सेमी कंडक्टर भी बताए थे थोड़े से। तो जब इंसुलेटर बताया था तो मैंने कहा था जो इंसुलेटर होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? इंसुलेटर में ऐसी क्या खास बात है बताओ? इंसुलेटर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिस वजह से कंडक्टिविटी नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होता। क्योंकि करंट जो फ्लो होता है वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। जो आपके इंसुलेटर होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं किससे? न्यूक्लियस से। यहां तक बात समझ में आ गई? सेम, जो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में भी नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक में भी नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में भी नहीं होते, तो हम डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर को एक ही मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए करंट का फ्लो इनमें भी नहीं होता। तो ये इनको आप अगर इंसुलेटर भी कह रहे हो तो गलत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक में और इंसुलेटर में, वो क्या है? पोलराइजेशन का। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा और निगेटिव चार्ज एक साइड हो जाएगा इनका। बात समझ में आ रही है? कैसे होगा देखो, जैसे ये आपने एक एटम लिया है, इसमें सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है और बाकी तरफ निगेटिव चार्ज। अगर मैं इस एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके अंदर रख दूं, तो क्या होगा देखो जरा। मान लो ये एक मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायरेक्शन है उसकी, पॉजिटिव से निकल रही होगी कहीं से और कहां जा रही है? निगेटिव में जा रही है, इसको तो समझते हैं ना। और इस एटम को मैंने, यानी इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो क्या होगा देखो जरा। क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा? निगेटिव चार्ज। और ये जो निगेटिव चार्ज है इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब इधर की साइड, इधर का हिस्सा इसका पॉजिटिव है, इधर का निगेटिव है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो इसके अंदर जो ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन थे इन पर जो निगेटिव चार्ज था वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? अब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब निगेटिव चार्ज कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। मतलब इस एटम का एक हिस्सा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक हिस्सा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी फिनोमिना को बोलते हैं पोलराइजेशन। जब किसी मटेरियल का पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बट जाता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो बांटा ना इसको, वैसे तो नहीं था ना बटा हुआ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड में हो गया और निगेटिव चार्ज एक साइड में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने पर उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। ये आप पढ़ के आए हो। तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इधर लगी तो वो इधर हो गया और निगेटिव चार्ज इधर आ गया, बट गया ना चार्ज, बट गया। तो हमने क्या देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसके एटम जो होते हैं, अब जैसा एक एटम में हुआ ऐसा ही जितने भी एटम होंगे सब में होगा। भाई जैसे एक एटम में चार्ज बटा, अगला वाला एटम भी तो ऐसे बट जाएगा ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के हर एटम का, हर मॉलिक्यूल का आप क्या कह सकते हो, क्या होगा? पोलराइजेशन होगा। एक हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा और एक हिस्सा निगेटिव हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? समझ गया कैसे पोलराइजेशन होगा? लिखो, देखो माध्यम कोई भी माध्यम परमाणुओं से बना होता है, परमाणुओं से बना होता है।
परमाणुओं से बना होता है। परमाणु में पॉजिटिव चार्ज, परमाणु में पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र पर होता है। केंद्र मतलब सेंटर। पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर होता है या केंद्र पर होता है, और निगेटिव चार्ज उसके चारों ओर होता है। निगेटिव चार्ज उसके चारों ओर होता है। जैसे ही जैसे ही किसी परमाणु को जैसे ही किसी परमाणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो परमाणु का पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाता है, और निगेटिव चार्ज क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाता है। ठीक है। इस घटना को इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, समझ गया ना? ये डायग्राम बना लो दोनों जो बोर्ड पे बने हैं। फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर कौन सा है? पैरेलल प्लेट है ना। यानी संधारित्र में परावैद्युत का कार्य। फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। मान लो ये मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दी। ये दो प्लेटें होती हैं इसमें। ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से। तो बैटरी ने इस कैपेसिटर को क्या कर दिया है भाई? चार्ज कर दिया है। ठीक है। तो बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी ने कैपेसिटर चार्ज कर दिया। अभी हम मान लेते हैं कि ये एयर कैपेसिटर है, मतलब बीच में कुछ भरा नहीं है। तो इस पर कुछ चार्ज आ गया होगा पॉजिटिव। ध्यान समझना। और इस पे चार्ज आएगा निगेटिव, उतना ही है ना। ठीक है। अब मान लो बैटरी का जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल बना प्लेटों के बीच में, वो मान लेते हैं कितना है? V है। सही है।
और जो कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर की वो C मान लेते हैं। तो जो V पोटेंशियल बन गया है ना, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया? V बन गया। अब ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस बना उसकी वजह से जो चार्ज है इन पर उसको मैं मान लेता हूं Q, जो बैटरी ने दिया है। इस पर प्लस के Q होगा तो इस पर माइनस का Q होगा। ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव
अब हेडिंग क्या डाली गई है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले आपको समझना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मीनिंग है यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद वो लगाया ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? टूटना किसी चीज का। तो देखो होगा क्या, मान लो ये जो बैटरी लगाई गई है ये बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल की बैटरी है, तो प्लेटों के बीच भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। हाई होगा तो पोटेंस मतलब ये जो चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज जमा हुआ है प्लेटों पर, ये भी उस समय क्या होगा? जब हाई पोटेंशियल है तो चार्ज भी हाई होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी? बहुत ज्यादा हाई बनेगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिट से ज्यादा हाई हो गई तो ये जो सेपरेशन हो रहा है ना, सेपरेशन, ये सेपरेशन होगा ही नहीं, ये ब्रेक डाउन होगा डायरेक्ट। क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन जो इधर आ रहे हैं ना, केवल निकल नहीं पा रहे हैं। किसकी वजह से नहीं निकल पा रहे? क्योंकि न्यूक्लियस पकड़े हुए हैं। न्यूक्लियस की फोर्स से भी अगर तुम ज्यादा फोर्स लगा दोगे ना इधर, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ऑर्बिट से इस पे चिपक जाएगा, प्लेट पे। समझ गए? तो यही होगा। मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या होगा? ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल निकल के कहाँ जाने लगेंगे? इस प्लेट पे आ जाएंगे। ये सब इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इस प्लेट पे आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर जाएंगे प्लेट्स पर, तो प्लेट से फिर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि ये जो कैपेसिटर था वो अब कैपेसिटर ही नहीं रहा, यहाँ पर एक कंडक्टिंग पाथ बन जाएगा। मतलब कंडक्टिंग पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे फिर इसके अंदर, मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे कह सकते हो, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से निकल जाएंगे तो फ्री तो हो गए, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। तो मूव करने लगेंगे तो फिर इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा। कंडक्शन शुरू हो जाएगा मतलब करंट बनने लगेगा इसके अंदर, अपोजिट बैटरी के अपोजिट करंट बनने लगेगा। समझ गए बात को? तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। तो फिर हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो गया, वैद्युत भंजन हो गया भाई। क्या जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था उसके इलेक्ट्रॉन निकल निकल के प्लेट पर पहुंचने लगे। ठीक है। तो अब यहां से देखो दोनों बातें समझ में आ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ, ये कब तक ब्रेक नहीं होगा? वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक नहीं होगा, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस मैक्सिमम से थोड़ा सा भी आपने अगर ज्यादा कर दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक डाउन नहीं होगा उसको कहा जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं कि मान लो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें, बहुत हाई पावर वोल्टेज की हम ले लें बैटरी, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, है ना। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर ब्रेक डाउन नहीं होता उसको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे। ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच जिस पर ब्रेक डाउन हो जाता है उसको कहा जाएगा ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? लिखो। लिखो किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के, भंजन समझ गया ना, ब्रेकडाउन, जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है।
द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए dielectric material, for a dielectric material at which material can bear without any electrical breakdown, is known as dielectric strength. Which material can bear without any electrical breakdown is known as dielectric strength. अब इसके लिखो नई लाइन से ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है। ठीक है, जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस भंजक विभवांतर कहलाता है। The maximum potential difference between the plates of a capacitor, the maximum potential difference between the plates of a capacitor at which the dielectric substance breakdown is known as breakdown potential difference। ठीक है, ये बात तो समझ में आई आज की। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पोलराइजेशन कैसे होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। फिर मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फंक्शन क्या है कैपेसिटर के अंदर, कैसे कैपेसिटी को बढ़ाता है वो, कैसे चार्ज स्टोर कर देता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हमने समझा कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, और फिर फोर्थ पॉइंट हमने समझा ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, यानी डाइलेक्ट्रिक की हमने पूरी तरीके से कहानी खत्म कर दी, तो होता क्या है, कैसे काम करता है, सब कुछ बता दिया। ठीक है, हाँ, तो कह रहे हैं एक समांतर पट्टिका संधारित्र मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है बोल दिया, ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं, की धारिता दे रखी है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है। देखो कमाल की बात, आप सोच रहे थे कैपेसिटेंस पूछेंगे, उन्होंने दे दिया कैपेसिटेंस। ऐसे करके कैपेसिटर है, चार्ज नहीं बताया रहा है कितना है चार्ज, है ना। इसके बीच में कह रहे हैं एयर है, और ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी कैपेसिटेंस दी हुई है, C बराबर कितना है, 8 पीको फैरड। ये पीको सुन के कुछ याद आया? मैंने बताया था पीको का, एक पीको में कितने फैरड होते हैं ना, सही पूछूंगा। फिर बोला है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। देखो ये कैपेसिटर बना बनाया था पहले से ही, इसकी बीच की हम डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, D है, एरिया मान लेते हैं प्लेट का कितना है, A है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है नहीं,
तो इस समय इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 पिको फैरेड है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, देखो आगे क्या बोला, ट्विस्ट, पिक्चर में ट्विस्ट आ गया। कह रहे हैं यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दो, डिस्टेंस को हाफ कर दो इनकी, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है, 6 का एक पदार्थ भर दो, तो बताओ धारिता क्या हो जाएगी। समझ गए, मतलब इसी को मॉडिफाई कर रहे हैं अभी, जैसे थार को मॉडिफाई करा लेते हैं ना, ऐसे ही इन्होंने कैपेसिटर को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टेंस को बीच का क्या कर दिया, आधा। अच्छा चार्ज सेम है, चार्ज को कुछ नहीं करा है, ठीक है। ये डी थी तो ये क्या हो गई, डी बाय 2, सही है। और अब इनके बीच में एयर नहीं है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भर दिया है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो फिल किया है इसमें के की जो वैल्यू है वो 6 है। तो इसकी कैपेसिटी अब ये हमसे क्या कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस सीके होगा ना, सीके, ये आ जाता है तो सीके। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। ये कैपेसिटर दिया है, इसकी भी कैपेसिटेंस दी है, ये कैपेसिटर के बारे में कैपेसिटेंस पूछा है, नोट करो क्वेश्चन जल्दी। नहीं दी, डिस्टेंस नहीं दी, बस जो वैल्यू तुम्हारे सामने यही नहीं है, इसका कैपेसिटेंस दिया है और के की वैल्यू तो दी। के की वैल्यू तो देंगे ही हमेशा, ये याद रखो। कैसे करेंगे बताओ। तो बता सकता है मेथड, क्या अप्रोच लगाएं इसमें। रेशियो नहीं पूछा है, इसकी कैपेसिटेंस पूछी है। हम्म, नहीं, किसकी वैल्यू नहीं दी, एरिया भी नहीं दिया। बताओ, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आया करे ना, तो बहुत आसान मेथड होता है इनको करने का, मतलब एक कैपेसिटर की दी है, दूसरे कैपेसिटर की पूछ रहा हूँ, मतलब मॉडिफाई करके पूछ रहे हैं उसको। तो बहुत सिंपल तरीका है, पहले जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है आपको, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखो। ये एयर का कैपेसिटर है, एयर है इसके बीच में, और डिस्टेंस दी है, और ये है, तो फिर इसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ। तो बताया गया था अभी, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये फॉर्मूला होगा इसका। और इस पूरी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 8 पिको, यही तो है इसका मतलब। भाई इन सारी टर्म की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 8 पिको फैरेड, तो समझ गया ना। इसीलिए डिस्टेंस और एरिया नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि डिस्टेंस, एरिया, एप्सिलॉन नॉट सबको मिला के वैल्यू दे दी 8, मतलब कैपेसिटेंस दे दिया। बात समझ में आ गई, बस इसका लिख दिया फॉर्मूला। अब जो मॉडिफाई करा है उसका फॉर्मूला लिखो, तो इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। तो इसका क्या बनेगा, सी के इज इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट। एरिया क्या है इसका, एरिया तो ए ही रहेगा ना, एरिया थोड़ी ना चेंज करा है, क्वेश्चन में एरिया को चेंज नहीं करा है, तो एरिया क्या रहेगा, ए रहेगा। और डी कितना है इसका, डी बाय 2, ठीक है। ये जो नीचे वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बताओ ये सारी की सारी वैल्यू आपको नहीं पता है क्या, समझ गए। तो कितना इजी होता है, जो कैपेसिटर दिया है उसका फॉर्मूला लिख दिया और इक्वल में वैल्यू लिख दी, मतलब इस पूरी वैल्यू का यूज हम कहीं ना कहीं करेंगे, और ऐसी वैल्यू कहीं ना कहीं बनेगी जरूर, तभी तो यूज करोगे। तो देखो एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये बन गया पूरा, बन गया। तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, 8 पीको को चेंज करो भाई, पीको में क्वेश्चन नहीं होगा, फैरेड में होगा। तो बताओ एक पीको में कितने फैरेड होते हैं, 10 की पावर -12, तो 8 में कितने हो जाएंगे, इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। ध्यान रखना, पीको माइक्रो जब भी आएगा आप उसको कन्वर्ट करेंगे फैरेड में, जैसे गुलाम को करते थे, है ना। तो इसकी वैल्यू आप ये रखेंगे, के की दी हुई है, और 2 तो है ही, तो 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 6, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड। यहाँ से कैपेसिटी निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी देखो, 2 6 जा 12, 12 8 जा 96 इंटू 10 की पावर -12।
नोट करो हमने। अब हम देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अगला हमारा 2.8 है, तो पहले 2.8 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हैं, आपको दिया जाएगा ट्राई। कह रहे हैं पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 mm है, 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण का मतलब बैटरी होता है ना, वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कैपेसिटर है वही पैरेलल प्लेट, इसमें पॉजिटिव चार्ज। इस बार कैपेसिटी नहीं दी है, कैपेसिटी क्या कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं, तो कैपेसिटी पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है बाकी सारी वैल्यू दी होंगी। तो देखो क्या क्या दिया है, कह रहे हैं प्लेटों का क्षेत्रफल दिया, वायु है बीच में, क्या है इसमें एयर है, वायु संधारित्र है। कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल है 6 × 10⁻³ तो एरिया दिया हुआ है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर ये ठीक है। कह रहा है बीच का जो डिस्टेंस है डी, ये भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ था है ना। डी कितना है, डी है आपका 3 mm, 3 mm को कन्वर्ट कर लेंगे आप। तो इतनी बात देकर तो पहले पूछ लिया आपसे कि इसकी धारिता बताओ, इसकी क्या बताओ, धारिता यानी सी, ये पहली बात पूछी। फिर कह रहे हैं इसको हमने 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ने का क्या मतलब है, बैटरी क्या करेगी, इसे चार्ज करेगी, मतलब इसकी प्लेट पर जो चार्ज होगा बैटरी अब उस चार्ज को बढ़ा देगी। तो आपको बताना है कि कितना चार्ज इसकी प्लेट पर हो जाएगा टोटल बैटरी कनेक्ट करने के बाद। पहले इसकी कैपेसिटी निकालो आप, सेकंड पॉइंट में बताऊंगा ना, आंसर बताओ। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। अरे यार, तो जूम से कम तो कर लिया लेकिन फोकस नहीं करा, अब फोकस हुआ। फिर क्वेश्चन ऐसे चला गया बिला, तो गलतियां तो हो जाती है छोटी छोटी। हाँ भाई, बताओ जल्दी बताओ। क्रिश, व्हाट इज द आंसर क्रिश। ए है हमारे पास 6 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12 होता है, अभी बताया गया था। डी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁻के 3 हो जाएगा ना, mm को मीटर में बदलेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 × -के 3 से, 10 × -3 से। तो यहां से देखो कट करने की कोशिश क्या करो, कट करने की। इतना हलवा क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से, देखियो ये कट हुआ, 3 × 2 = 6, 2 से मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगेगा, क्यों भाई, अरे 2 से मल्टीप्लाई करने में इतना टाइम लगता है क्या। आंसर आ गया लो ये। कट किया करो ना, आप कट नहीं करते, आपने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा ऊपर का, फिर डिवाइड करना शुरू कर दिया होगा। तो ये आंसर किसमें आया हमारा, फेरेड में। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये 10⁻⁻12 है ना, तो पीको में कन्वर्ट कर दें क्या, तो ऐसे भी कह सकते हैं पीको फेरेड, है ना। भाई -12 हटा दो, पीको लगा दो, पीको हट के -12 लग जाता है।
ओके, बढ़ जाए आगे। तो ये इसकी क्या आ गई, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई है, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहे हैं इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। देखो बैटरी जब भी बनती है ना, कई सारे साइन बनते हैं ऐसे, और कब जब जब ऐसे दो ही बने ना, समझ जाओ ऐसे करके दो, तो ये फिर सेल है। ये सेल का सिंबल होता है, ये बैटरी का। सेल और बैटरी में डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। काम तो दोनों का करंट देना ही होता है, तो डिफरेंस क्या है। अभी तो गर्दन हिला रहा है तुम, जब मैंने बोला डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है, उल्टा बोला। बैटरी चार्ज हो जाती है, सेल चार्ज नहीं होता। बिल्कुल उल्टा बोला है। बात सही बोली है, लेकिन बोल उल्टा दिया, चलो कोई बात नहीं, बोला तो कुछ। तो समझ गए ना, बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, सेल को चार्ज नहीं कर सकते, है ना। काम दोनों का सेम ही है। तो बैटरी लगाई है, तो बैटरी ने क्या करा है, इसको बताओ, 100 वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की बैटरी। 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो बैटरी इसको और चार्ज कर देगी। अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी चार्ज में, मान लो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और चार्ज कम है, तो इसको और चार्ज करके इसकी कैपेसिटी बढ़ा देगी। कैपेसिटी बढ़ा देगी मतलब फुल चार्ज कर देगी, ऐसा कह सकते हो, है ना। तो बताओ कितना चार्ज आ जाएगा प्लेट पर, ये पूछा है, चार्ज पूछा है, बताना कौन बता पाएगा। चार्ज पूछा है, वोल्टेज दिया है, और कैपेसिटी भी दी है आपको। क्यू पूछा है, वी भी दिया है, सी भी दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टू इक्वल टू वी इंटू सी, बस तो फिर लगाओ, तेरी किस बात की। तो देखो क्या आएगा, चार्ज कितना आएगा, वोल्टेज कितनी है 100, और चार्ज कैपेसिटेंस कितना है, कूलाम में निकालेंगे, पी को कूलाम में नहीं, फैरेड वाला आंसर रखो, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई मत करो, पावर कम कर दो, दो जीरो से दो पावर कम हो जाएगी, तो कितना आएगा, पावर 10 रह जाएगी, 10 की पावर माइनस के, समझ गए ना, प्लस के 2 आएगी ना पावर इसकी, दो में से 12 गए, माइनस के 10 आ गए, समझ गए, ठीक है। ये किस में आ गया आंसर हमारा, कूलाम। नोट करो, कैपेसिटर में और बैटरी में क्या डिफरेंस, बता सकता है कोई। पर्पस तो सेम ही है दोनों का, पर्पस क्या है, चार्ज को स्टोर करना। बैटरी भी क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है। कैपेसिटर भी क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। सेल अलग हो गया, सेल भी चार्ज को स्टोर करता है, लेकिन सेल को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। बैटरी को तो यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर को भी दोबारा यूज कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी, बैटरी को चार्ज करते हैं, बिल्कुल चार्ज करते हैं, चार्ज हो जाता है वो खुद से। ये वो बहुत तगड़ा डिफरेंस बता दिया। बैटरी खुद से चार्ज नहीं होती, कैपेसिटर खुद से चार्ज हो जाता है। मतलब वो भी खुद से नहीं होता, करंट देते हो कहीं ना कहीं से, तभी तो चार्ज होता है कैपेसिटर भी। स्विच ऑन करोगे पंखे का, तभी तो पंखे का कैपेसिटर चार्ज होगा। स्विच ही ऑन ना करोगे तो चार्ज कैसे हो जाएगा खुद से। हाँ, अब तुम धीरे धीरे सही अप्रोच पकड़ रहे हो। टाइम, इन्होंने एक वर्ड बोला टाइम, बस टाइम का ही डिफरेंस है। कैपेसिटर क्विक चार्ज और क्विक डिस्चार्ज, सेकंडों में चार्ज हो जाएगा, और मिली सेकंडों में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। कैपेसिटर तुरंत एकदम सडन करंट देता है, अचानक से करंट दे देगा सारा का सारा, और अचानक से करंट लेके चार्ज भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। बैटरी ऐसे होती है क्या, फोन की बैटरी लगाते हो 8 घंटे में तो फुल होती है ना। धीरे 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 बैटरी में क्या, बस टाइम का फर्क है और कोई फर्क नहीं है।
बैटरी में वैसे अंदर बनावट का तो फर्क है ही, बैटरी का मैकेनिज्म अलग होता है काम करने का, कैपेसिटर का मैकेनिज्म अलग है। बैटरी के अंदर तो रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन, तो पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में, डेनियल सेल पढ़ते हो और ड्राई सेल पढ़ते हो, वहां पे बैटरी का पूरा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके एक चैप्टर है इंटर में, वहां पे पूरा बैटरी और सेल के बारे में, ये उस पूरे चैप्टर में रिएक्शन वगैरह कैसे बैटरी काम करती है, कैसे करंट बनता है, वो सब बताया गया है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, सब बताया गया है। ठीक है, वो मैकेनिज्म अलग है लेकिन पर्पस तो सेम ही है ना, चार्ज देने का, और पर्पस में डिफरेंस किसका है, टाइम का। कैपेसिटर क्विक चार्ज क्विक डिस्चार्ज, बैटरी क्विक चार्ज क्विक डिस्चार्ज नहीं होती है। कैपेसिटर तुरंत करंट दे देता है, बैटरी तुरंत करंट नहीं देगी, ये कांस्टेंट करंट देगी और देती रहेगी लंबे टाइम। बात समझ में आ गई। फोटो खींचते हैं, फोटो फ्लैश वाला जो कैमरा होता है, तो फ्लैश वाला कैमरा तुमने देखा हो, जो फोटोग्राफर जो खींचते हैं फोटो, तो वो जब क्लिक करते हैं तो बहुत तेजी से लाइट जलती है, फ्लैश उसकी, वो पूरा चेहरा ब्राइट हो जाता है, तो फोटो खिंच जाता है, फिर वो लाइट बंद हो जाती है एकदम। वो लाइट कितनी देर के लिए जलती है बताओ, बहुत ही कम समय के लिए। और उस वो कैसे जली लाइट, वो उसकी जो बैटरी है उसने नहीं जलाई लाइट, क्योंकि बैटरी तो क्या दे रही है, कांस्टेंट करंट दे रही है, बस एक एक कांस्टेंट करंट। लेकिन वो तो फ्लैश एकदम से जली ना, उसके लिए तो हाई करंट चाहिए था एकदम, तो वो हाई करंट किसने दिया, उस कैमरे के अंदर जो कैपेसिटर लगा है उसने दिया। तो फ्लैश जलाने वाले जो कैमरे होते हैं उनमें कैपेसिटर लगा होता है। जब भी फ्लैश का बटन दबाते हैं वो चार्ज रहता है, बैटरी से चार्ज हो जाता है पहले ही। तो फ्लैश का बटन दबाया, डिस्चार्ज हो गया, सारा करंट दिया, वो फ्लैश में गया, लाइट जल गई एकदम तेजी से, तुरंत तुरंत वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर से चार्ज होकर बैठ जाएगा वो, फिर फ्लैश दबाओ फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ गए ना, ज्यादा बार फ्लैश ही फ्लैश दबाते रहोगे तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बैटरी को कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ रहा है ना। समझ गए ना, तो ये यूज है कैपेसिटर। और भी कई जगह यूज होता है, जब मैं यूज ऑफ कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, पंखे में भी यूज होता है, कैमरे में भी यूज होता है, जहां सडन करंट की जरूरत है एकदम से, वहां यूज। चलो तो अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो। ये इससे क्या हो गया, ये बच्चों को दिखाना चाह रहा है, ये देखो ये बैठे हैं बच्चे, ये बैठे हैं। बटन दब गया क्या इसका कोई, ये देखो गर्ल्स भी बैठी है हमारे पास, और ये देखो हमें, ये हमारी चेयर है, और ये हमारी पढ़ाई हो रही है। ऐसे वीडियो बना के डाल दी तो वायरल हो जाएगी, है ना। ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, क्योंकि नॉर्मल तो सभी पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ाओ तब उठोगे। क्यों भाई, 24 एनसीईआरटी का, कि नई वाली एनसीईआरटी बुक से तो हटा भी दिया गया होगा शायद। कितने क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, 11 था क्या बस, चलो कोई बात ना, कर लेते हैं फिर भी, है ना। बस ये लास्ट इसका क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे, तो दिया होगा इसके ऊपर, फिर हम नए टॉपिक पे बढ़ेंगे अपने। तो इस क्वेश्चन में क्या वो लगाया देखो, समझ गया ना, नॉर्मल कैपेसिटी निकाल देंगे तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आ जाएगा। जो मॉडिफाई वाला कैपेसिटर होगा तो फिर समझ गए तुम कैसे करना है। एक थर्ड केस और देखो जरा, एक कह रहे हैं 2 फैरेड वाले, 2 फैरेड मतलब, फैरेड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटी की, दे रखी है कैपेसिटी, है ना। 2 फैरेड वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या है, एरिया पूछ रहे हैं, लड्डू सवाल एकदम, है ना। तो देखो गिवन क्या है बताओ, टी दिया है कितना, 2 फैरेड, 2 फैरेड है ये, पीको भी नहीं है, माइक्रो भी नहीं है, फैरेड है डायरेक्ट। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है, ए पूछ रहे हैं। यहाँ बना लो ऐसे करके, ठीक है। तो ए पूछ रहे हैं, जबकि पट्टिकाओं का पृथक्कन, देखो पृथक्कन का मतलब सेपरेशन, पृथक्कन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे जो वर्ड आ जाते हैं तो बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं।
क्या पृथक्कन क्या होता है ना। तो अब जब ऐसे वर्ड आया करें ना हिंदी में, तो एक बार इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लिया करो, क्योंकि इधर हिंदी में होता है, इधर इंग्लिश में। अब जैसे ऊपर संभरण आया था लिख के संभरण, तो इंग्लिश में थोड़ी ना लिख देंगे संभरण, इंग्लिश में तो बैटरी लिखेंगे, बैटरी से हम फेमिलियर हैं। अब जैसे पृथक्कन आया लिख के, तो इंग्लिश वाले में लिखा होगा सेपरेशन या गैप या ऐसे करके कुछ लिखा होगा, तो तुम मतलब इंग्लिश वाला वर्ड पढ़ के समझ जाओगे, हिंदी वाला पढ़ के नहीं समझोगे एक बार को। तो पृथक्कन का मतलब ये डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच की ये दी हुई है, कितनी है, ये है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोल रहे हैं अपने, देखो अब क्या बोला, देखो पहले इतनी जानकारी देकर तो एरिया पूछ रहे हैं ये, एरिया पूछने के बाद जो बात बोली है उसको समझो। एरिया पूछने के बाद कह रहे हैं अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे, मतलब समझ जाओगे तुम, जो आंसर आएगा उससे क्या समझ जाओगे, कि सामान्य संधारित्र माइक्रोफैरड या कम परिसर के क्यों होते हैं, ये समझ जाओगे इसके आंसर से तुम। चलो देखते हैं आंसर निकाल के क्या समझते हैं, निकालो जरा। हाँ, 359 10⁻⁻10। चलो तारा, 21 21 35 गलत है। इस कैलकुलेशन में अगर वीक हो ना, तो कोई सा भी न्यूमेरिकल नहीं होगा तुमसे फिजिक्स का, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे। हर न्यूमेरिकल में ये कैलकुलेशन आती है, साइंटिफिक नंबर की डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये अगर करनी नहीं आती है तो फिर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। आप बताओ क्या है। 1.1 10⁻9, बिल्कुल सही है। तो देखो ये भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मतलब आप भी कर सकते हैं, मिस्टेक क्यों कर देते हो फिर। फॉर्मूला लगाओ, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कुछ नहीं करी गई है, तो फिर ये एयर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा फॉर्मूला। सही है। तो सी की वैल्यू दी हुई है 2, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर में, मीटर में बदल दो, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा बताओ, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1, आधा, आधे का डबल 1 ही तो हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻के 12, नीचे क्या है 8.85, 10 की पावर नीचे क्या है, अच्छा माइनस के 2 है, ये 12 है, इसको ऊपर ले जाओ पावर को, तो ये प्लस के 12 हो जाएगा, माइनस का ऊपर जाके प्लस का, तो ये माइनस भी कर दोगे तो कितना आ जाएगी, प्लस 10 आ जाएगा ना। अब ये देखो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ा दो, तो 100 × 10⁻10⁻885। अब देखो 885 से अगर तुम्हें छोटा नंबर लग रहा है तो इसके पास तो 10 जीरो है ना, एक जीरो और दे दो इसे, 1000 कर लो इसको, डिवीजन इजी हो जाएगा। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे, तो जैसे कि इन्होंने बताया 1.1 और आगे तक करा थोड़ा, इसके 1 के आगे करा 3 आ रहा है, इंटू 10⁻9। और देखो आंसर बताओ किस में आएगा, यूनिट बताओ इसकी, यूनिट मीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये मीटर स्क्वायर आया। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, ये तो, ये समझ लो बुनियाद है, जड़ है जड़, फॉर्मूला लगा दोगे पता चला यही नहीं हो पा रही है, कॉन्सेप्ट समझ गया पूरा, कैपेसिटी का फॉर्मूला भी लग गया, वैल्यू भी रख दी, यहाँ गलती करा है। तुमने एरिया निकाला प्लेट का, एरिया आया इतना, इसको अगर किलोमीटर में मैं कन्वर्ट कर दूं, तो किलोमीटर में ये कुछ 1130 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, तो पीछे लेके जाओगे ना पॉइंट को, और फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻3, मतलब 6 - 6 हो जाएगी, तो ये इतना आ जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है बताओ।
कुछ समझ में आ रहा है? हैं? हाँ, मतलब अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 फेरेड भी बनानी है ना, 2 फेरेड कैपेसिटी का भी कैपेसिटर बनाना है, तो उसकी प्लेटों का एरिया इतना लेना पड़ेगा। कितना है? 1130 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब एक प्लेट पूरे इंडिया को कवर करेगी, फिर दूसरी प्लेट कवर करेगी पूरे दूसरे रसिया को, और फिर उन्हें मिलाओगे तो जो कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 2 फेरेड होगी। तो इसीलिए जो कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि प्लेटें हम क्या लेते हैं, बहुत ही छोटी छोटी लेते हैं। लेकिन आगे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में ट्विस्ट देखो, यहां बोला गया है, कह रहे हैं जो एक टाइप का दूसरा कैपेसिटर होता है जिसको बोलते हैं विद्युत अपघटन संधारित्र, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। देखो, एक कैपेसिटर होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आपने देखे होंगे, कहाँ देखे हैं पता है? जो प्लेट होती है ना, प्लेट, जैसे जो होम थिएटर वगैरह होता है, उसकी प्लेट देखिए कभी, तो उसकी प्लेट पे है ना ऐसे छोटे छोटे वो लगे रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे से, ये ब्लैक ब्लैक ब्लू ब्लू से ऐसे करके ऐसे लगे रहते हैं, देखे हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में, किसी किसी की शेप ऐसी भी हो जाती है, चपटी सी, ये देखे? देखे? हाँ, जिनको आप तोड़ मरोड़ के ऐसे फेंक देते हो, वो क्या है? वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं वो। इन वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो फेरेड में आ जाती है, फेरेड में आ जाती है, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, 0.1 फेरेड, 0.5 फेरेड, ऐसे कैपेसिटी चलती है इनकी। और इनका यूज उसमें होता है होम थिएटर वगैरह में, जहां पे साउंड का एम्पलीफिकेशन करना होता है, वहां इनका यूज होता है। तो क्वेश्चन, अब बताओ इनकी कैसे हो गई इतनी इतनी ज्यादा? हमें तो इतनी 2 फेरेड बनाने में ही पूरे इंडिया के बराबर प्लेट लेनी पड़ गई थी, यहाँ तो छोटे से कैपेसिटर में इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, तो ये कैसे है? बता सकता है कोई? और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे। आंसर भी बता रहा हूँ मैं तुम्हें साथ साथ। बताओ। ये कहाँ लिखा है? रिमोट वगैरह में भी जो सर्किट होता है ना, डिजिटल सर्किट, प्लेट वगैरह जो होती है उसमें यूज होते हैं ये वाले कैपेसिटर, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं। इनका इनकी कैपेसिटी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि देखो ये इतने तो छोटे हैं, पहली बात तो इतने छोटे हैं, मतलब इनमें जो प्लेटें होंगी उनका एरिया तो छोटा होगा, लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, बहुत ही कम। मिली मिली में भी नीचे चले जाओ, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो ज्यादा ही छोटा हो गया, नैनो, नैनोमीटर, समझ गए ना? क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं तो प्लेट की डिस्टेंस भी क्या है, बहुत छोटी है। और प्लेट की डिस्टेंस जितनी कम होगी, कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। देखो नीचे है डी, ऊपर नहीं है, समझ रहे हो ना? तो प्लेट की डिस्टेंस अगर कम है दोनों प्लेटों के बीच की, तो फिर कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई? इसलिए ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं ना, इनकी कैपेसिटी क्या होती है, इसको अगर कम करोगे डिस्टेंस को तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए इनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। इन वाले कैपेसिटी, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटी। समझ में आ गई बात? नोट करो, नोट करो। तो ये हमने इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, न्यूमेरिकल होंगे तो न्यूमेरिकल कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्या भाई?